बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम और बड़ी खबर से। टेरर फंडिंग केस में ममनुआ तंजीम JKLF के यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। NIA ने कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर को सजाए मौत देने की अदालत से गुजारिश की थी। जांच एजेंसी ने यासीन मलिक को कश्मीरी पंडितों की मुल्क बदरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। यासीन मलिक पर UAPA के तहत लगे इल्जामात भी साबित हो चुके हैं। यासीन मलिक ने अदालत से कहा था कि वो रहम की भीख नहीं मांगेंगे। यासीन मलिक की अयानत के लिए अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा रफीक अदालत ने कम से कम सजा देने की सिफारिश की थी, जो बज़ाहिर कबूल की गई है। याद रहे कि दिल्ली की खुसूसी अदालत ने 19 मई को यासीन मलिक को कसूरवार करार दिया था। मलिक ने 10 मई को अदालत को बताया था कि वो उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्द तंजीम का रुकन होने के कसूरवार पाए गए। यासीन मलिक मुजरिमाना साजिश और मुल्क से गद्दारी के भी कसूरवार पाए गए हैं। यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है। अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनके। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या? अब ये जेल जाएंगे सजा। As per the direction of the Honorable Court, I met Yasin Malik in jail twice before the sentencing, and after the sentencing I met him once. And as he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things we were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA life, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA 5 year, 5,000 fine. Section 20 UAPA 10 year, 10,000 fine. Argument on order of sentence basically. Argument was advanced by the NIA. Then basically a chance was given to Yasin Malik. The court has permitted him to basically say, and Yasin Malik has already pleaded before the court that he has said that मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप जो भी सेंटेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एंड बट ये सेड कि आई हैव बीन अ non-violence leader, political leader in the country, and I have never basically raised this thing to divide the country for any reason. And I have been worked with for 7 Prime Ministers of India, and lastly basically when Atal Bihari Vajpayee was there, so I have been even given the passport. तो उन्होंने ये कहा था, फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि कोर्ट जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगी वाइल गिविंग दीज आर बेसिकली मिटिगेटिंग फैक्टर्स विच कोर्ट हैज़ टू टेक केयर। सो बेसिकली ऑन ईच सेक्शंस 10,000 हुआ है, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। What will be the further proceedings, you know? Because he has pleaded guilty, so there will not much thing. I mean, that we will see. High Court also. That we'll see. जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के पेश नजर आज श्रीनगर शहर और खास तौर पर मायसूमा इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया था। इस बीच मायसूमा में कुछ नौजवानों ने एहतजाज किया और नारेबाजी की। कुछ खवातीन को भी सड़क पर देखा गया। यासीन मलिक के कुछ हिमायतियों ने इस मौके पर पथराव भी किया। बाद में मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। यासीन मलिक की रिहाइश गाह के करीब अगरचा पहले फोर्सेस तैनात
नहीं थी, मगर एहतजाज के बाद उन्हें वहां तैनात किया गया। इसके बाद वहां झड़पें भी हुई। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। श्रीनगर में कुछ कंपनियों ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी है। एनआईए कोर्ट ने जेकेएलएफ लीडर यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मासूमा इलाका है जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर यासीन मलिक की रिहाइश है और वहां पे आज कुछ एहतजाजी मुजाहरे हुए। सजा सुनाए जाने से पहले टेयर शेलिंग भी हुई, कुछ पथराव भी हुआ, लेकिन अब हालात यहाँ पे काबू में है। यहाँ से मीडिया को पीछे हटाया गया। जो ही सजा का ऐलान हुआ, मीडिया को पीछे हटाया गया। हालात अभी पुरसुकून है। अभी जो गुपकार अलायंस ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि ये जो एनआईए कोर्ट का फैसला है ये उसे अनफॉर्चुनेट करार दिया गया है और उन्हें ये लगता है कि इससे यहाँ पे हालात को जो अमन का माहौल पैदा करने की कोशिश है उनको धचका लगेगा। फिलहाल जहाँ तक हालात का ताल्लुक है, यहाँ पे कुछ टेयर शेल चले, पथराव का मामला भी पेश आया, लेकिन कुल मिला के इस वक्त तक हालात पुरसुकून है। इस मामले में भी क्योंकि कई लोगों को ये शुबा था कि हालात यहाँ पे ज्यादा खराब हो सकते हैं। सुबह से यहाँ पे सिक्योरिटी थी, आज दुकानें भी बंद थी सुबह से ही, क्योंकि लोगों को पता था कि आज ये एक जो सजा है इसका तयन करना है, कितनी सजा होगी। हालात कुल मिला के अगर कहेंगे कोई बड़ी वारदात नहीं हुई कश्मीर के दूसरे किसी इलाके में। यहाँ पे पथराव हुआ, टेयर शेल चले और थोड़ी देर तक अफरा तफरी रही, लेकिन अब इस वक्त हालात काबू में है। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जेकेएलएफ चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए उम्र कैद मिलने पर जम्मू के कई इलाकों में जश्न का माहौल देखा गया। कई तंजीमों के कारकुनों ने सड़कों पर निकलकर इस फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि यासीन मलिक कई मासूम अफराद का कातिल है। इन कारकुनों का कहना था कि मलिक को सजा मिलने से मिलिटेंसी कम होगी। ये जो मैसेज है ये बड़ा स्पष्ट है। आर या पार कोर्ट के निर्णय ने बता दिया, जो उग्रवादी पैदा होगा उसका समाप्ति करना होगा। और कोर्ट के निर्णय के बाद वो सियासतदान जो उग्रवादियों को सर पर चढ़ा करके बोलते रहे, जो उनका साथ देते रहे, वो दिल्ली बुला करके उनका सम्मान करते रहे, आज उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है कोर्ट ने मारा है। उग्रवादी इसने 4 व्यक्तियों को मार दिया, एक परिवार बिल्कुल समाप्त कर दिया, 40 लोगों को जख्मी कर दिया। और टेरर फंडिंग जो बाहर से पैसा आता था, किस तरह से टेरर फंडिंग के अंदर लगाने का प्रयास किया जाए, और वो सारी बातें करके आज कोर्ट ने उसका स्वागत है, उसका सम्मान है। तो इसी मौजू पर जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे, साथ ही दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 सुबह से इस खबर को कवर कर रहा है। और इस खबर पर इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली आपकी अदालत पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और आज सजा का ऐलान भी हो चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे। मनोज कौल हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। और सुशील, आपको आवाज मिल पा रही होगी, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है। किन किन बुनियादों पर उम्र कैद की सजा का ऐलान अदालत ने किया? जी देखिए, साफ तौर से एनआईए ने जो इस तरह इस पूरे मामले में जांच की, उस जांच को लेकर एनआईए की तरफ से ये कहा गया कि यासीन मलिक को फिलहाल पाकिस्तान के जो फिलहाल आईएसआईएस के तमाम जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा फंड मुहैया कराया जाता था, जिसमें हाफिज सैयद सलाहुद्दीन का नाम शामिल किया गया। हाफिज सईद पर आरोप ये थे कि उन्होंने पाकिस्तान से फंड लेकर कश्मीर की आबो हवा को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश रची। वहां के जो वो युवा थे उनको भड़काने के लिए एक बड़ी साजिश रची। जो सैनिक हैं उन पर स्टोन पेल्टिंग की कार्रवाई उनके द्वारा करवाई गई। साथ ही साथ जो फंड फिलहाल यासीन मलिक को पाकिस्तान से कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने के लिए मिला, उस फंड को न केवल उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में प्रयोग किया, बल्कि उन तमाम फंड को विदेशों में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया, ताकि विदेशों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट के समक्ष एनआईए की तरफ से यह कहा गया कि यासीन मलिक फिलहाल लगातार पाकिस्तान के तमाम जो आला हैं उनसे संपर्क में रहे और इस पूरे मामले में पाकिस्तान से उनको लगातार सपोर्ट मिलता रहा, जिसकी वजह से कश्मीर में तमाम जो फिलहाल सरकारी संस्थान हैं, स्कूल हैं, जिनको नुकसान पहुंचाया गया, जिन पर आगजनी की गई, उसके पीछे यासीन मलिक का बड़ा हाथ है। बहरहाल कोर्ट ने फिलहाल एनआईए की इस दलील को माना। हालांकि यासीन मलिक के ऊपर
तमाम जो यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें से आईपीसी के प्रोविजन 120B, 121 आईपीसी के प्रोविजन 15, 14, 18 इन तमाम धाराओं के तहत उनको दोषी करार दिया गया है। लेकिन दो फिलहाल आईपीसी के प्रोविजन हैं जिसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 17 शामिल है जो यूपीए के अंडर में है, और वहीं 121 है। ये दोनों फिलहाल धाराओं के तहत फिलहाल उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन पर 10 लाख का जुर्माना और 5 लाख का जुर्माना किया है। बाकी जो और धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं पर 10,000 और 5,000 के जुर्माने को उनके साथ जोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यासीन मलिक से कोर्ट में आज जब दलीलें दी गई तो यासीन मलिक ने कोर्ट के समक्ष ये कहा कि अदालत के समक्ष उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कोर्ट उन्हें जो भी सजा देगा वो उसको मंजूर करेंगे, कबूल करेंगे। हालांकि एनआईए की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि जो आरोप फिलहाल यासीन मलिक पर लगे हैं वो फिलहाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर लगे हैं, युवाओं की और कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, लिहाजा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी जाए। लेकिन एक न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट एक मानवीय तरीकों को भी कहीं ना कहीं कंसीडर करता है। अगर कोई आरोपी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और उन्हीं मानवीय तरीकों को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी है। यानी कि अब यासीन मलिक फिलहाल चूंकि 2019 से वो तिहाड़ जेल में हैं तो वो फिलहाल जेल में रहेंगे। चूंकि इस पूरे मामले में जो और आरोपी थे जिसमें कश्मीर के तमाम जो लोग हैं उनको शामिल किया गया था, उनको फिलहाल उनके खिलाफ फिलहाल ट्रायल चलता रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले में अगर ठीक है, मनोज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इस पर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है इस हवाले से न्यूज 18 उर्दू अपडेट लेता रहा है अपने नुमाइंदों से। मनोज कौल जम्मू में मौजूद हैं और यासीन मलिक के तई हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों की क्या राय रही है। मनोज कौल साहब, तो अब जब सजाए उम्र कैद का ऐलान के बाद अगर कश्मीरी पंडितों की खास तौर पर अगर बात की जाए तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है? देखें सना, जैसे आपने कहा कि आज सुबह से ही ये इंतज़ार था कि किस तरह की सज़ा सुनाई जाएगी यासीन मलिक के खिलाफ वो जो टेरर फंडिंग का मामला था 2017 का। तो हालांकि एनआईए ने तो यहाँ तक अपील की थी कोर्ट से कि उन्हें यासीन मलिक को डेथ सेंटेंस दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और इस मामले में जब उनको तो यासीन मलिक को सज़ा हुई है तो उससे कई लोग, कोई तबके ऐसे हैं जिन्हें इस फैसले पर इस फैसले से कुछ राहत ज़रूर महसूस हुई है। हमने पहले बात की थी जो एयरफोर्स के जो 4 ऑफिसर्स मारे गए थे अर्ली 90s में, उनमें से एक ऑफिसर की जो बेवा है उनके साथ बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि हालांकि यासीन मलिक के खिलाफ वो मामला अभी पेंडिंग है, लेकिन जिस तरह से इस मामले में यासीन मलिक को सज़ा हुई है तो उन्हें उम्मीद है कि बाकी के जो मामले हैं वो जो मामला है कत्ल का, उस पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। और कश्मीरी पंडितों का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है क्योंकि इसमें एक ऐसी दफ़ा भी है जिसके तहत ये कहा गया है कि यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों को कि वहाँ वादी से हिजरत के बारे में भी एक साजिश रची थी, उस पर भी उन्हें सज़ा मिली है। तो कश्मीरी पंडितों का जाहिर है कि जो अपने घरों से बेघर हो गए बिना किसी गुनाह के, नाकर्ता गुनाहों की पादाश में वो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में आज भी कई कैंपों में रह रहे हैं, कई किराए के मकानों पर रह रहे हैं और अपनी सरजमीन से दूर हैं। तो जाहिर है उनके लिए एक राहत की बात जरूर है। और साथ ही ये जो बिल्कुल इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये जो काफिला है इस बस के अंदर ही यासीन मलिक है ऐसा माना जा रहा है, जिन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही अपडेट मिली थी कि पटियाला हाउस कोर्ट से यासीन मलिक को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है, तो वो काफिला भी हमने आपको दिखाया अब से कुछ देर पहले, जिसके जरिए तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। इस वक्त की अपडेट के मुताबिक यासीन मलिक को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। सियासी रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देने के फैसले का खैर मकदम किया है। इन्होंने कहा कि यासीन मलिक ने खुद ही इकबाल जुर्म किया है। वो सर्वमान्य है और मानना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के जो दरिंदों को जिन्होंने 30 साल में तबाही की है, इससे ज़्यादा सख्त सज़ा की ज़रूरत थी।
और खास करके बहुत से ऐसे केस पेंडिंग्स हैं। ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस पेंडिंग, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सजा इनको सुनाई जाएगी। तो लगता है कि ये सही जस्टिस हुआ? देखिए, न्यायालय पर सवाल खड़ा करना, उन्होंने सबूतों और दूसरे आधार पर ये काम किया है, उसका हिसाब से ही फैसला सुनाया है, तो मुझे लगता है हमें होना चाहिए। इसके साथ ही मैंने पहले कहा कि जो इन पर और केसेस है हत्याओं के या माहौल वहाँ पर ख़राब करने के, पाकिस्तान के इशारों पर काम करने की, ये सब चीज़ें पहले से तय है और इसको मद्देनज़र रखते हुए उन परिवारों को कम से कम न्याय मिलेगा जिनको कि आज तक 30 सालों में किसी ने पूछा नहीं, किसी का परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, किसी का अपहरण किया, किसी को मारा गया। ये जो अपराध हैं जब साबित होंगे तो निश्चय ही इससे भी सख्त सजा होनी ही चाहिए। तो अभी टेरर फंडिंग का और हवाले का मामला है। वहीं सीपीआईएम के सीनियर लीडर और गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। And in my view, it will not help the efforts which the government of India is claiming they are making to restore peace in Kashmir. Prime Minister has often said that we will be providing opportunities for the younger generation, for the people in Kashmir. So, in my view, it will not help the efforts which the government of India is claiming they are making to restore peace in Kashmir. Prime Minister has often said that we will be providing opportunities for the younger generation, for the people in Kashmir, so that they come out of the crisis which they have been confronted with. Now, unfortunately, such measures, harsh measures, are bound to create more uncertainty, more problems, and it's not neither in the interest of the people here in Kashmir nor in the overall interest of the country. Separatism, yes, but separatism, the source of separatism has been the alienation, the neglect among the people. What is needed today is Government of India reaching to the people in general, particularly in Kashmir, so that some level of confidence is created. But such steps, such verdicts, unfortunately, may help only to undermine the level of the confidence, which is already at the lowest ebb. नजीबट करेरी बारामुल्ला में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस ऑपरेशन में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक एसपीओ भी शहीद हुआ है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। इन्होंने फोर्सेस के रोल की सताइश की। आईजीपी ने कहा, अमरनाथ यात्रा के हवाले से माकूल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और यात्रा अहसन तरीके से मुनक्किद होगी। अपने सही साथी मुदर्रिस साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे पुलिस फोर्स के बहुत ही बहादुर होनहार जवान थे। आज सुबह जब पूरे कश्मीर में बहुत सारी जगह पर, मल्टीपल जगह पर नाका लगाया गया था, किसी एरिया में जो एक चांसिंग एंटर हुआ है जिसमें पाकिस्तानी 3 जैश मोहम्मद के टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं, उसके साथ हमारे साथी भी शहीद हो गए। हम लोगों को बहुत दुख है, लेकिन इस टाइप के इनकाउंटर्स में हम लोगों को कोलेटरल डैमेज बर्दाश्त करना पड़ता है। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट जो काफ़ी अरसों से यहाँ पे एक्टिव था, ये यहाँ से जाके श्रीनगर में कोई बड़ी वारदात करने का अंजाम देने वाले थे। बारामूला पुलिस और आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको न्यूट्रलाइज करके एक बड़ा सा हादसा होने से रोक लिया है। नजीबट इनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस जवान की पहचान उड़ी के रहने वाले मुदस्सिर अहमद शेख के तौर पर हुई है। शहीद जवान को जिला पुलिस लाइंस बारामुल्ला में खराज क़दर पेश किया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, डीआईजी शुमाली कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान ने भी शहीद मुदस्सिर को खराज क़दर पेश किया। इस मौके पर काफ़ी जज्बाती मनाजिर देखे गए। शहीद जवान के वालिद और दीगर रिश्तेदार भी मौजूद रहे। अपने लख्ते जिगर की मौत से वो गम से निढाल थे। खराज क़दर पेश करने के बाद शहीद की जज़्दखा
मुंतकी को आखिरी रसूमात के लिए उड़ी रवाना किया गया। कसीर तादाद में लोगों ने उनकी तदफीन में हिस्सा लिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में नफरत की सियासत के जरिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मरकजी सरकार महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रही है। मुफ्ती ने कहा अमन कायम करने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है। यासीन मलिक के केस के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर एक सियासी मसला है, इसको लेकर अब तक कई लोग फांसी चढ़ गए मगर मसला जूं का तू है। चुलगाम कुलगाम में पार्टी का एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग, सरताज मदनी, सुहेल बुखारी, मोहम्मद अमीन डार ने शिरकत की। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी मत बनाया जाए। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो बंदूक का रास्ता तर्क करें और पुराने तरीके से अपने मसाइल उजागर करें। इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को कश्मीरी पंडितों को गले लगाया है। तो ये तो मैंने पहले भी कहा एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। आपने जुडिशरी को निशाना बनाया आज, जिस तरह से आप पहले इस तरह नहीं बनाते, आज जुडिशरी के उस कानून पर आपको शक है क्या? नहीं, मैंने जुडिशरी के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान में एक आदमी को लिंच किया गया, वहाँ उन्होंने 6 आदमियों को फांसी दी और 1 दर्जन लोगों को उम्र कैद की सजा दी। यहाँ कितने इखलाक लिंच हो गए अभी तक 2015 के बाद? तो एक को क्या, बल्कि उनको तो हार पहनाए जाते हैं, उनको तो सजा नहीं दी जाती, उनको गार्लैंड किया जाता है, हार पहनाया जाता है, उनका इस्तेकबाल किया जाता है। यही फर्क है उस जुडिशरी और इस जुडिशरी में। जिला शोपियां में एक खातून की मौत के बाद पुलिस ने एक खुद साख्ता पीर और 2 दीगर लोगों को गिरफ्तार किया। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि गुज़िश्ता शब शदीद मारपीट से मुताल्लिका खातून की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि सूबी जान जौजा मुदस्सिर शेख साकिना दमहाल हांजीपुरा कुलगाम नामी खातून की जाली पीर ने बज़ाहिर किसी बुरी रूह को निकालने के लिए मारपीट की। ये वाकया हांजीपुरा कचडूरा शोपियां में मरहूमा के मैके में पेश आया। अगरचा इससे जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया मगर वो दम तोड़ बैठी। पुलिस ने जाकिर अहमद नाइक, साइकिन सिंगड काजिगुन नामी जाली पीर और महलूका के शौहर को गिरफ्तार किया है। तीसरा गिरफ्तार शख्स जाली पीर का शागिर्द बताया जा रहा है मगर उसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दपन अमिस जीन हे पे पाच मे पाई तम क्या को तमिस तो सारी बस बेखद कर यह गई बेखद अन वुन आब तो बस बह हसा छकस पे बथिस तो अमिस फेर हेस यह गई बेखद मे ये वुस मे दोस यह शहेल आम तो मे दितुम दाक भी हुकुन तो वो एक पीर तो नहीं कह सकते हैं, वो एक जाली नुमा ठग था कि जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। हम सारे शोपियान के लोग और हम समाजी कारकुन इससे पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने शोपियान पुलिस से अपील करते हैं कि इसके बड़े से बड़े पैमाने पर तहकीकात की जाए। जकियास भलीसा के लोग बीडीओ संजीव कुमार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उनका काबिल एतराज ऑडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों के मुताबिक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जकियास और उनके मातहत अहलकार के दरमियान बातचीत हुई। बीडीओ को ये कहते हुए सुना गया कि अगर मेरे पास पिस्तौल होती तो मैं इनको गोली मार देता। लोगों ने बीडीओ जकियास के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एसडीएम गंदू से रुजू किया। जब न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे ने बीडीओ जकियास संजीव कुमार से बात की तो उन्होंने ऑडियो क्लिप की बात मुस्तरद कर दी। इन्होंने मुताल्लिका एजेंसी से कहा कि वो ऑडियो क्लिप की सदाकत की तस्दीक कराएं। थोड़ा भड़के हुए चिलियास वाले बोलते थे, वीडियो सामने गालियां दी माँ बहन की, हमें जो मर्जी करना चार बोलना जा, हमारे पास ये रिकॉर्डिंग हमने रखी है। हाँ बहुत अच्छा बोलना जाओ, मैं भी यहाँ से तंग हो गया हूँ इसी बात में। मैं अगर उठ जाता हूँ वहाँ से ज्यादा अच्छा है। अब तो मुझे डर ही नहीं लग रहा है किसी चीज से भी।
अब मेरे पास कहीं रिवॉल्वर हो ना, मैंने गोलियां ठोक देनी है इंसानों को। नहीं कर सकता मैं काम वहाँ पे, सीधी बात है। ये लोग मुझे तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। जो वर्डिंग्स इस्तेमाल की है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठने वाले इंसान ने, तो मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मैटर की, और एसएसपी साहब और एसएसपी डोडा और डीसी साहब डोडा एक टीम बनाकर इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें। सरकार का भेजा हुआ एक ऑफिसर यहाँ की आवाम को, मां बहनों की गालियां देता है और गोली चलाने की बात करता है। इससे ब्लॉक जक्यास की आवाम के दिलों में बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जो ये ऑडियो कल वायरल हुई है, तो इसमें जो भी अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ जो कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, लेकिन पहले पूरी इसमें हम इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ इसमें आगे कह पाएंगे। मुर्दा करार देने और कब्र में दफन करने के बाद मोजज़ाती तौर पर जिंदा मिलने वाली मासूम बच्ची बिलाखिर जिंदगी की जंग हार गई। बानिहाल अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्ची श्रीनगर के अस्पताल में 2 रोज तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ बैठी। वाज़ेह कि बानिहाल अस्पताल में जन्म लेने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया गया था और उसकी तदफीन अमल में लाई गई थी। जमीन मालिक के एतराज़ के बाद इस बच्ची को कब्र से निकाल कर दूसरी जगह दफन करने के लिए ले जाने के दौरान उसे जिंदा पाया गया था। इसके बाद में जीबी पंत अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। आज सुबह वो फौत हो गई। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद तफसीलात के साथ। आस बंधी थी, टूट गई। जी हाँ, बानिहाल में जिस बच्ची को मुआवजाती तौर पे कब्र से जिंदा निकाला गया था वापस, उसका आखिरकार यहाँ 2 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उसने ज़िंदगी की जंग हार ली। तो मुझे यही अफसोस हो रहा है, ये बच्ची बच गई होती, लेकिन मुझे पता नहीं था ये बच्ची जिंदा है कि मुर्दा है, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये मुझे अगर पता होता, डॉक्टर ने मुझे दिखाया होता, डॉक्टर पे मुझे भरोसा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला ही नहीं ये जिंदा है या मुर्दा है। तो लेकिन इस वक्त मैं अंदर गया कोई 6:30 के करीब, तो डॉक्टर साहब बोलने लगा बच्ची की डेथ हो गई। तो अब मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये बच्ची बच गई होती, लेकिन डॉक्टर के भरोसे पे मैंने इसको दफना दिया। उन्होंने बोला ये ऐसे ये मीट जैसा, इसको लेके दफना दो या फेंक दो। तो उन पे मैंने भरोसा करके अपनी बच्ची को दफना दिया था। काश अगर मुझे ये पता होता, मैंने इनको दफनाया ना होता, ये जिंदा रह गई होती बच्ची। इंसाफ होना चाहिए और मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, हमारे साथ हद से ज़्यादा इंसाफ कर दीजिए। पहली दफ़ा तो हमने एक बच्ची को दफना दिया था, एक दूसरी बार एक हमारे पास नई रोशनी की एक किरण आई थी, दूसरी बार भी हमें उसको जब दोबारा हमें लाश दे दी दफनाने के लिए। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि एक बच्ची का फादर और एक बच्ची का मामू जो एक बच्ची की माँ है, उनके लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि बच्ची को दोबारा हाथ में जब थमाया तो क्या हमारे कलेजे में क्या हुआ होगा। सर वो हमें पता है कितना दुख की बात है। डॉक्टरों को, ऐसे नर्सों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए सर। सस्पेंड की कोई बात नहीं सर, सस्पेंड नहीं, उनको जड़ से उखाड़ना चाहिए सर। और जो इस बच्ची का फादर है उसको अच्छा इंसाफ होना चाहिए सर। हमारी मीडिया वाले से बस यही गुजारिश है कि बच्ची का जो पापा है वो बहुत गरीब है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप तहकीकात कीजिएगा, पहले आप लापरवाही की तहकीकात कर रहे हैं, अब कत्ल की कर दीजिएगा। लेकिन ये सवाल सबसे कि ये जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, इनके सवाल हर वक्त रहते हैं। कुछ हमारी नज़र में आते हैं, कुछ मीडिया की नज़र से ओझल हो जाते हैं। ये तो मौजज़ाती तौर पे सामने आया, शायद इनकी किस्मत में अब की बार इंसाफ लिखा हो। ये जो कमेटियाँ आप बनाते हैं, इन कमेटियों पे अमल कर दीजिएगा। मैंने भी अपनी कई स्टोरीज पे कमेटियाँ बनते देखी, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। अब की बार ये तय करना होगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि क्या इन दूर दराज इलाकों के लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज का बुनियादी हक है, क्या उन्हें ये दिया जाए, क्या इन्हें जिंदगी का हक है, ये तय कर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इस बीच इस मामले में एक जूनियर नर्स और एक दर्जा चहारुम मुलाजिमा को मुअत्तल किया गया था। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने कल बानिहाल अस्पताल का दौरा करके मुताल्लिकीन के बयानात कलमबंद किए। बानिहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बानिहाल अस्पताल में जेर इलाज बच्ची की वालिदा को डॉक्टरों और दीगर अमले की तरफ से उनके साथ किए गए सलूक पर सख्त रंज था। बच्ची को एक निजी जमीन में दफन करने पर एतराज़ करने वाले शख्स का कहना है कि वो बच्ची को बाज़ाब्ता तौर पर कब्रिस्तान में दफन कराना चाहते थे। खड्डा है जो कल उस बेबी को यहाँ पे जो है दफनाया गया, और इरशाद साहब ने अभी आपके सामने ये बात तफसील की कि मैंने फ़ोन करके कहीं और से उसका नंबर लिया, नंबर लेके फिर उसको फ़ोन करके कि यहाँ से आप निकाल के ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है अड़ोस पड़ोस जो गांव है
वहाँ पे बदनामी भी होगी और कभी यहाँ अगर आपको दफनाना है तो मेरे कब्रिस्तान में लेके जाए। कहानी ये है सर, उसने उधर से लाया हॉस्पिटल से और यहाँ पे उसको खड्डे में रखा। फिर हमने उसको रोक बोला जाओ उधर अपने कब्रिस्तान में ले जाओ या हमारे कब्रिस्तान में ले जाओ, इधर इसको कुत्ते बाहर निकाल दें, महल्ले की बदनामी हो जाएगी। बाकी कुछ मसला नहीं है। तो फिर वो बाद में जिंदी निकल गई तो उसने फोन किया कि वो जिंदा है। तो ये जमीन वगैरह जो है इसी होलन गांव के आसपास ये इधर की पड़ोसी जमीन है, मेरी अपनी जमीन नहीं है ये, मगर फिर भी मैं पड़ोसी हूँ, इधर ख्याल रखना पड़ता है। ये कल इस बच्चे को मतलब कुत्ते बाहर निकाल दे, मोहल्ले की बदनामी, लड़कियों की बदनामी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको रोक किया। आपने आगे बढ़ेंगे। आईएएफ अफसर रवि खन्ना की बेवा ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देने की अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन्होंने अपने तासुरात जाहिर किए। द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल जजेस, इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती। सिर्फ मुझे ये मानना है विदुषी लोग हैं, केस के आधार पर जो उनको ठीक लगा, देश हित को जो ठीक लगा उन्होंने कर दिया। अभी मालिक जाने उनका क्या ऐसा विचार था, उनको क्या चाहिए, और उस आधार पर अगर उन्होंने ये वर्डिक्ट दी है तो वी मस्ट ऑनर, ऑल ऑफ अस शुड ऑनर। तो क्या लगता है, आप चाहते थे कि जैसे हम आपसे काफी दिनों से बात कर रहे हैं, ये चाहते थे कि उसको यासीन मलिक को फांसी की सजा हो, आपने ये कहा था कि खून का बदला खून होना चाहिए, तो क्या कहीं पर किसी मायूस हैं इस जजमेंट से थोड़े बहुत? मैं किसी बात से ना हताश होती हूँ, ना निराश होती हूँ, ना मायूस होती हूँ, मैं नहीं होती। लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि यासीन मलिक के साथ मेरी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना के साथ उसकी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी। वो अगर मिल के दूसरी हुकूमतों के साथ अपना एजेंडा चला रहा था। वाला जो केस है आईएएफ पर्सनल वाला, वो जम्मू के टाडा कोर्ट में चल रहा है, तो क्या उम्मीद है? क्योंकि आपने जब भी कहा, आपने देखा यासीन मलिक को अपने हस्बैंड स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारते हुए, हालांकि आपने कहा वो निहत्ते थे, तब यासीन मलिक ने 28 गोलियां उन पे फायर की। उसके बाद अब क्या लगता है आपके केस की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? उस केस में क्या आपको ये जो आपके हक में फैसला आते हुए दिख रहा है, क्या लग रहा है? देखो जी, एजेंसीज ने अपना काम किया है और बड़ी ऑनेस्टली किया है, बाखूबी किया है, और इस मौजूदा सरकार की भी नीयत यही है कि सच को सच ही माना जाए, कोई कुक ना किया जाए कुछ। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे केस में भी इंसाफ जरूर होगा। क्या इंसाफ चाहते हैं आप? मैं तो कह दिया है कि मेरा इंसाफ यही है कि जो देश हित में होना चाहिए, खून का बदला खून, यूनिफॉर्म पर कोई टारगेट करे उसको शरेआम फांसी लगा। सिंह का केस था, इस टेरर जो मॉड्यूल यासीन मलिक चला रहा था जम्मू कश्मीर में, कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, चाहने वालों को खोया है उस आतंकी हमले में। क्या लगता है कि उन लोगों की जो प्रार्थनाएं थी या उन लोगों के जो कंसर्न थे, उसे आज कोर्ट ने सुन लिया, कहीं ना कहीं उसका न्याय हुआ उन लोगों के साथ जो इस टेरर फाइनेंसिंग के विक्टिम रहे हैं? रिंदे खराबे हाल को जाहिर न छेड़ तू, औरों की तुझको क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। मुझे अपनी पता है कि अपने बारे में वो अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने हाथ उठा के आज इसी बात से कितने खुश हो गए हैं, वो उनको पता होगा। मेरा भी इंतजार, लेकिन आप मेरा इंतजार। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देने का खैर मकदम किया है। शर्मा ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस ने कभी दहशतगर्दी के तय नर्म रवैया इख्तियार किया। कानून और कोर्ट में विश्वास करती है, कानून प्रणाली और जो इंडियन जुडिशरी में विश्वास करती है। मैं समझता हूँ हमारे देश की जुडिशरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जुडिशरी है, इसलिए हम लोगों को सिखाते हैं, सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कानून अपना काम करे। कानून में राइट टू अपील भी है उच्चतम न्यायालय तक, और उसके बाद भी राष्ट्रपति तक एग्जॉस्ट की जा सकती है रेमेडीज, लेकिन आखिरकार जो है वो सज़ा जो है, जिसको जो हकदार है, मुस्तहिक है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलेगी। इस देश की प्रक्रिया प्रथा यही रही है। बड़े बड़े आप लोग देखिए, फांसी भी हुई है कई ऐसे लोगों को जिन्होंने बेगुनाहों को मारा है, और फिर कोर्ट प्रणाली से आप देखिए कि लीनियंसी भी कहीं राजीव गांधी के हत्यारे को भी छोड़ा गया, लेकिन सज़ा अदालत जो है वो कानून के दायरे में काम करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम वो लोग, यही नहीं जम्मू कश्मीर नहीं, देश में कहीं भी जो लोग किसी भी किस्म की सबवर्सिव एंटी नेशनल अनलॉफुल एक्टिविटी में हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। अब कुछ खबरें मांगों को लेकर एहतजाज से जुड़ी हुई। कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू प्रेस क्लब में एहतजाज किया। कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन की तायद में इन लोगों ने ये मुजाहरा किया। एहतजाजी मुलाजमीन का वादी से बाहर ट्रांसफर न करने का भी मुतालबा ये कर रहे थे। सतीश किस्सू ने बताया कि बाज़ आबादकारी मनसूबे के तहत पॉलिसी नहीं लाई गई थी। इससे बेघर कश्मीरी पंडितों के लिए एक कमाली पैकेज के तौर पर देखा जाए। आज ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे साथी बैठे हैं हम उनके दुख में शरीक हैं, हम उनसे सॉलिडिटी कर रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका फैसला करे। रहबरे खेल और दीगर महकमों की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का जम्मू में एहतजाज जारी रहा। बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने ये लोग एहतजाज तीसरे दिन जारी रखे हुए थे। मुजाहिरीन ने बताया कि एलजी इंतजामिया ये कहती आ रही है कि उन्हें खिदमात से बरतरफ नहीं किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई गई है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हुक्मरान और हुकूमत की तरफ से सर्विस के बारे में कोई वाज़ेह तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया जाएगा, तब तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा एहतजाजियों के बीच पहुंचे और उन्हें यकीन दिलाया कि बीजेपी ने आला हुकाम के साथ मामला उठाया है, इनमें से किसी को भी सर्विस से नहीं हटाया जाएगा। रेगुलाइजेशन के लिए उसको इन्होंने डिफ्रीज किया है। पहला नंबर हम ये चाहते हैं कि रिटर्न में वो मेमो को रिवर्स किया जाए, हमारी पोस्ट को फ्रीज किया जाए और जो हमारा प्रोविजन पीरियड है उसको कम करके इमीडिएट इफेक्ट के साथ सारे रेपरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर को रेगुलाइज किया जाना चाहिए ताकि इंटरिम रिलीफ मिलनी चाहिए सभी फैमिलीज को। हम यही कहना चाहते हैं हमें रेगुलाइज करो बस और हमारे प्रोविजन पीरियड को कम करो, यही हमारी डिमांड है। तब तक हम यहाँ से नहीं भागेंगे, क्यों ना हमारी लाशें यहाँ से चली जाए, तब तक हम यहाँ से हटने वालों में से नहीं है जब तक रिटर्न में आर्डर ना आ जाए। सर सिर्फ आश्वासन मिल रहे, आर्डर नहीं आ रहा है, वर्बली हमें बता रहे हैं आर्डर मिलेगा तब हम यहाँ से हटेंगे। सर ऑल JNK वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जम्मू में मुजाहरा किया। चंद साल कबल रजाकाराना तौर पर अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेने वाले इन लोगों ने अपने बकाया जात की अदायगी का मुतालबा किया। स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इन्हें बकाया जात अदा करने हैं। ये लोग मार्च की शक्ल में राजभवन जाना चाहते थे। राजभवन का घेराव करने का भी ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और इन्हें हिरासत में लिया गया। कि जो पहले हमें कुछ नहीं मिला अब ये यूटी सरकार देगी, लेकिन ये भी सरकार भी उन्हीं नक्शे कदम पर चल रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी जो पेंडिंग बैलेंस है, बैलेंस पेमेंट है 95,94,710 रुपये। आज 3-4 दिन हो गए हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 171 करोड़ रुपया रिलीज किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं जो हमारी बैलेंस पेमेंट है 60 करोड़ रुपया उसको रिलीज किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के चेयरमैन बिलाल अहमद भट्ट को चंद रोज कबल एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, ताहम बिलाल को जमानत पर रिहा किया गया। म्युनिसिपल कमेटी के 4 वार्ड मेंबरान ने बिलाल से हिमायत वापस ली। इन मेंबरान ने बताया कि बिलाल को रिश्वत लेकर गिरफ्तार किया गया, मगर इसके बावजूद वो चेयरमैन के ओहदे पर फायज हैं। इन्होंने इंतजामिया से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बिलाल ने बताया कि इनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। इनका कहना है कि फैसला आने तक वो बेगुनाह है। सभी वार्ड मेंबरान ये कह रहे हैं कि जब तक कि इनका जुर्म साबित न हो तो एज पर गाइडलाइंस कोई मीटिंग यहाँ पे अटेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सर उठाने के लिए भी काबिल नहीं है इस टाइम। इसने हमारा नाम ऐसा बदनाम किया है। हम इसका जो भी इसकी हमायत हम बिल्कुल भी हमारी 4 वार्ड मेंबरान हम इसको बिल्कुल अब सपोर्ट वापस ले रहे हैं। LG साहब, DC साहब, ड्यूकाम साहब से गुजारिश करता हूँ वो जल्द से जल्द इसकी छानबीन करे, वो देखे कि वो ये प्रेसिडेंट रह सकता है या नहीं रह सकता, कि जल्द से जल्द हमें कोई रास्ता निकाल के दे जाए, वरना हमारी कमेटी डूब जा रही है। मेहरबानी करके इसका कोई अजाला की जाए। हमें इस मेजॉरिटी से कोई 1 या 2 इससे डिसॉल्व नहीं करा सकता है। रही बात जो ACB ने यहाँ पे रेड डाली है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये जुडिशल अभी इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो रही है। अभी इसका मसला कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि मैं दोषी हूँ कि नहीं हूँ।
म्युनिसिपल कौंसिल बारामुल्ला के साबिक चेयरमैन उमर के ने बारामुल्ला में तामीर तरक्की के हवाले से कौंसिल के चेयरमैन तौसीफ रैना और उनकी टीम के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टीम ने तरक्की का कोई काम नहीं किया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि उनके वक्त में शुरू किए गए कामों को भी रोक दिया गया है। इन्होंने कहा कि लोगों को सहूलत पहुंचाने के बजाय कौंसिल अब गंदी सियासत में लगी हुई है। ये अपने मफाद परस्त सियासत को छोड़ के हमने जो नारा लिया था कि हम बारामुल्ला को एक क्लीन बारामुल्ला, ग्रीन बारामुल्ला बनाएंगे, मुझे लगता है कि उसमें हमने अभी तक, मैंने आपको अभी बताया कि अभी का जो काम है वो वही 2-2.5 साल का काम है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये तौसीफ रैना साहब को चैलेंज करता हूं कि आप मुझे बताओ कि आपने पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जिला रियासी के दौरे पर थे। उन्होंने आज श्री माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल क्रियाल कटरा का दौरा किया और 40 बिस्तरों की गुंजाइश वाले दूसरे जनरल वार्ड का इफ्तिताह किया। एलजी मनोज सिन्हा माता वैष्णो देवी श्राइन के अनजानी हेड पुजारी के घर भी गए। हेड पुजारी अमीर चंद की मौत 5 दिन पहले ही हुई थी। बदरवा में 2 रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अरोमा मिशन के तहत ये फेस्टिवल मुनक्किद कराया है। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव के तहत ये इक़दाम किए गए हैं। इलाके में खुशबूदार पौधों की काश्त से मुंसलिक लोगों को फायदा पहुंचाने और मकामी पौधों की कदर को बढ़ाने के मकसद से ये नज्म कराने की इंतजामिया ने बात कही है। वो पूरी हो रही जा रही है डॉक्टर जिंदर सिंह की बदौलत। उन्होंने ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया और उन्होंने ही इस प्लेटफॉर्म को जोड़ा। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कुछ लोग फॉरेन से भी आए हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है फार्मर्स को भी, होल बदरवा को भी। की डेट में यहाँ पे 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो है लेवेंडर की खेती हो रही है। हम इंडस्ट्री वाले लोगों को यहाँ पे बुलाएं, उसके बाद ये लोकल ग्रोवर्स और एंटरप्रेन्योर्स को उनके साथ हम इंटरेक्शन करवाएं ताकि इनको भी आइडियाज़ मिलें आगे इस ऑयल के फर्दर हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं। इससे हमारे जितने भी फार्मर हैं ये बहुत ही खुश हैं। अरोमा मिशन के तहत ये जो है प्रोग्राम चल रहा है और इससे हमारे काफ़ी किसान जो अवेयरनेस हो रहे हैं और काफ़ी हमारे नौजवान जो हैं इससे कमाई करेंगे और तरक्की होगी। फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से आर्मी गुडविल स्कूल पहलगाम में जश्न बहार त्योहार का एहतमाम हुआ। तकरीब में वादी के कई मारूफ और चंद मकामी फनकारों ने शिरकत की और हाजरीन को महसूस किया। स्कूली बच्चों ने भी मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। फौज की एक सेक्टर RR के कमांडर ब्रिगेडियर अमनदीप सिंह, म्युनिसिपल कौंसिल के सदर हिलाल शाह, साबिक असेंबली मेंबर अल्ताफ कुल्लू के अलावा लोगों की एक खासी तादाद मौजूद रही। मारूफ फनकार काबुल बुखारी और बैनुल-अक़वामी वुशु चैंपियन सादिया तारिक समेत कई अफराद को एजाज से नवाजा गया। ये ऐसे चीज़ों पे, ऐसे प्लेटफार्म पे इनको आगे करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है और ज़रूर इसमें हर एक को अपने टैलेंट का जो है, जैसे अभी देखिए इमरान मलिक वहाँ से वो सिलेक्ट हुए इंडिया को, आपकी वसादत से उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। इसका मतलब है टैलेंट की कमी कहीं नहीं है, प्लेटफार्म की कमी है। यूथ के लिए यही मैसेज रहेगी, जो भी वो लोग कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में या कुछ और फील्ड में, उन्हें मैं इतना कहना चाहती हूँ कभी भी हार्ड वर्क, मतलब हमेशा हार्ड वर्क करना। जो भी गोल अचीव करना होगा ना, मतलब कभी हार नहीं मानना। स्ट्रगल्स जितने आएंगे ना जिंदगी में, फेस करना सीखो। जिला रामबन के संबड़ हड़ोग इलाके में जिप्सम कानूनी पर काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंद्रकूट के मकाम पर तमाम गाड़ियां रोक दी। उन्होंने कंपनी और जिप्सम निकालने वाली जगह पर चंद मकामी लोगों की जानिब से किए जा रहे मुबैना इस्तेहसाल के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादातर गाड़ियों के वक्त पर लोडिंग नहीं की जाती है। लोडिंग चार्ज समेत कई तरह के बहानों से ड्राइवरों से गैर कानूनी तौर पर पैसा वसूल करने का इल्जाम लगाया गया। कि जो गाड़ियां हैं रूटीन में चलें, नंबर वाइज चलें, और फैक्ट्री वालों से यही गुजारिश है, जो चेक देते हैं गाड़ी वाले का वो चेक लगना चाहिए, क्योंकि देखो गाड़ी वाले इतने अमीर तो है नहीं है। एक गाड़ी है, हर बंदे के पास एक गाड़ी है, किसी के पास दो गाड़ी है, किस्तें भी है, ड्राइवरों के खर्चे हैं, टायर वगैरह इतने महंगे हैं, कहाँ से लेने हैं उन्होंने? चेक लगते नहीं है 2-2 महीने, ड्राइवर कहाँ जाएंगे बेचारे? ये बहुत मुश्किल है, मतलब कि हमको मालिक निकाल देता है, बोलता जी आप RTO साहब से डेली चलान करवा के आ जाते हो, काम करना करो, नहीं करना तो नहीं करो, हम दूसरा ड्राइवर रखेंगे। इनकी गाड़ियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं दिन ब दिन, और टायर इस वक्त महंगाई देखेंगे 13,500 पर गाड़ी का, जो इनकी किस्तें नहीं चली हैं। पहले कोविड की तरफ से मार आई, अब जो ये वहाँ चंद लोगों की तरफ से जो गुंडागर्दी की जा रही है,
मकामी लोगों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। मजदूर ने मजदूरी की, उसको शाम को चेक दे दो, उसकी फैक्ट्री वाले हैं, अगर वो हमको महीना 15 दिन या 2 महीने हमारे रकम को रोक करके वो चला रहे हैं अपना काम, तो इसका मतलब फैक्ट्री तो हम चला रहे हैं, वो क्या चला रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र लेह की जानिब से मरकजी हुकूमत के इश्तराक से चुगलमसर में नौजवानों ने के लिए 3 रोज़ा तरबती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चीफ प्लानिंग ऑफिसर लेह ने कहा कि इस ट्रेनिंग से नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। नेहरू युवा केंद्र की डिप्टी डायरेक्टर तजम्मुल आरा ने इस प्रोग्राम के मकासद पर रोशनी डाली। वहीं मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी और मुजाहिदीन आज़ादी पर मबनी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन में इसका इनकाद हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम इंडियन रिजर्व पुलिस की 17वीं बटालियन ने किया। मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी और इस जद्दोजहद में मुजाहिदीन के रोल पर रोशनी डाली गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम का मकसद तालिब इल्मों को मुल्क की तारीख, मीरास और दीगर उमूर से मुतालिक जानकारी देना था। उधर गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में LOC पर वाक़े तारबल नामी गाँव के एक सरकारी स्कूल में कौमी इंसदाद दहशतगर्दी दिन मनाया गया। फौज की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में पंचायती नुमाइंदों के अलावा स्कूली बच्चों ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क दुश्मन ताकतों के खिलाफ यकजा होकर लड़ना है। अमन की सूरत हाल बनाए रखने में तमाम लोगों को अपना रोल निभाना है। वहीं गांधरबल के यचामा गांव को श्रीनगर लेह हाईवे से मिलाने वाला पुल बन जाने के बावजूद राब्ता सड़क की खस्ता हाली को दुरुस्त करने की जहमत तक नहीं की गई है। पुल बनवाने के लिए मकामी मकीनों ने 1 दहाई तक जद्दोजहद की थी। अब आबादी से पुल को जोड़ने वाली सड़क लोगों की जानों के लिए खतरा बनी हुई है। हमला खवातीन को पैदल ही हाईवे तक ले जाया जाता है। गांव में आग लग जाने के एक वाकये के दौरान इमलाक का भारी नुकसान हुआ, क्योंकि सड़क ऐसी रहने के सबब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वाले बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच पाते। बोलता है कि नहीं भाई मैं वहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, अगर आऊंगा भी तो 1000 रुपये वो चार्ज करता है 9 किलोमीटर को। और यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑफिसर होता गांव में आता है तो उसको गाड़ी कहाँ पे रखनी पड़ती है? पुल पे। एम्बुलेंस लास्ट टाइम यहाँ पे आई, हमें खुद पेशेंट को ले जाना पड़ा, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको पुल पे ले जाना पड़ा, उसके बाद उसका इलाज हो गया, उसके बाद उसको शिफ्ट किया कंगन। 2017 से लेकर आज तक यहाँ पे जो ये रोड है इसमें कोई काम नहीं किया गया है, जो कि मतलब हम अब एडमिनिस्ट्रेशन से ही गुजारिश करते हैं कि जो ये रोड है इसकी मरम्मत की जाए, ताकि इस गांव के लोग भी हैं जो इस ब्रिज से कनेक्टेड, जो तकरीबन ओवर 5000 जो पॉपुलेशन है कनेक्टेड है इस ब्रिज से। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।